गाजा के बीच 46 दिनों का प्रचंड युद्ध चल रहा है। आज 47वां दिन है और जो धमाके अभी आप देख रहे थे, जो अभी हम आपको यहां पर गोलाबारी दिखा रहे थे, वो मात्र पिछले 24 घंटे की थी। यानी 4 दिनों का एग्रीमेंट का ऐलान तो हुआ है और ये इजराइल की हार भी हो सकती है और ये हमास का डेथ वारंट भी हो सकता है, लेकिन युद्ध जारी है। अभी भी ये युद्ध रुका नहीं है। उत्तर गाजा लगभग खाली हो गया है। साउथ गाजा में लगातार बम बरस रहे हैं, धमाके, गोलाबारी, एक दूसरे के ऊपर हमले, ये सब वैसे ही जारी है जो अभी आप देख रहे थे। और इजराइल की आक्रामकता भी लगातार वैसी ही दिख रही है हमास के खिलाफ। लेकिन अब 4 दिनों के लिए इस युद्ध को रोकने का ऐलान हुआ है। कल सुबह 9:30 बजे से यह समझौता लागू हो जाएगा। लेकिन क्या यह शांति की शुरुआत है या हमास ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया है? यह आज हम बताएंगे। यह बहुत बड़ा दिन है आज इस वॉर में। आज इस युद्ध में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो या तो इजराइल की हार तय करेगा या हमास का डेथ वारंट बिल्कुल साइन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसी युद्ध से पिछले 24 घंटे से जो तस्वीरें आई हैं वो दिखाते हैं। अगर आपको लग रहा है युद्ध रुक गया है तो अभी युद्ध रुका नहीं है और उसकी सबूत ये तस्वीरें हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं गाजा के भीतरी इलाके से ये तस्वीर, जहां पर इजराइल की एक स्पेशल मैगलेन यूनिट बहुत ज्यादा सक्रिय है और ये मैगलेन यूनिट अपने आप में खास है। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि जहां जहां ये मैगलेन यूनिट गई, इसने अपना काम 100% किया है और एक बार फिर इजराइल ने इसको गाजा में उतार दिया है। तो ये मैगलेन यूनिट के एक्टिव होने का सबसे बड़ा यहां पर आप समझ लीजिए कारण यह है कि ये वॉर गाजा के सबसे अंदरूनी इलाके में पहुंच चुकी है और मैगलेन यूनिट वहीं पर जाती है जहां पर इजराइल को सबसे कठिन मिशन को अंजाम देना होता है। और देखिए, तुल्कराम में भी हमास लड़ाकों की धरपकड़ चल रही है। ये तुल्कराम जो वेस्ट बैंक में पड़ता है, यहां भी लगातार गाजा की तरह ही हमास के लड़ाकों को पकड़ रहा है इजराइल। ये लंबी कतार जो देख रहे हैं, आईडीएफ का दावा है कि ये हमास के लड़ाके हैं और इजराइल ने इनको जिंदा पकड़ा है। इस बीच बैकड्रॉप में आपको गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट भी आप सुन पा रहे हैं और हमास के लड़ाकों की लंबी कतार भी दिख रही है जिनको इजराइल ने पकड़ा है। गाजा में भी जारी है, वेस्ट बैंक में भी लगातार धरपकड़ हो रही है हमास के लड़ाकों की। सुबह 9:30 जब बजेंगे तब बजेंगे। अभी जो हो रहा है वो आपके सामने है। गाजा में अभी वैसे ही आज 47वें दिन भी इजराइल की सेना वैसे ही अभियान चला रही है। इनफैक्ट हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हमले और तेज हो गए हैं। गाजा में कैसे सुरंग विनाश कर रही है इजराइल की सेना और कैसे शहर दर शहर तलाशियां ली जा रही हैं, इमारत दर इमारत सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक हमास के लड़ाके को टारगेट करके ये पूरा ऑपरेशन कर रही है इजराइल की सेना और उसका सबूत ये तस्वीरें हैं जो खुद वहीं से आ रही हैं, इजराइल की सेना जिनको जारी कर रही है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, G20 वर्चुअल समिट में गाजा युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजा युद्ध पर बड़ा बयान। गाजा की लड़ाई बाहर ना फैले, यह कहा है G20 की वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने।
बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिम एशिया में अस्थिरता चिंता का विषय है, यह कहा पीएम मोदी ने। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार, यह भी कहा पीएम मोदी ने। यह अब से मात्र कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं करीब 15 मिनट पहले की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में संबोधित कर रहे थे वर्चुअली। लेकिन अब फिर से वही बात, हमास और इजरायल के बीच जो 4 दिन का समझौता हुआ है, जो ये 4 दिन का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हर दिन हमास 10 बंधकों को छोड़ेगा तो इजरायल 30 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, और यह सिलसिला इजरायल के 50 बंधक छोड़े जाने तक और 150 फिलिस्तीनियों को छोड़े जाने तक लागू रहेगा। लेकिन अगर शांति रही और अगर किसी ने हमला कर दिया तो समझौता टूट जाएगा। हम आपको हर दिन के मुताबिक बता रहे हैं कि क्या होगा इस समझौते का प्रोसेस। अगर किसी ने हमला कर दिया तो समझौता नहीं, यानी हमास ने हमला कर दिया या इजरायल ने हमला कर दिया तो नहीं होगा। 10 दिन, अगले 4 दिन तक 10 बंधक या करीब 12 से 13 बंधक इधर छोड़ेगा हमास और इधर छोड़ेगा 30 से 35 फिलिस्तीनियों को इजरायल। लेकिन इसी बीच इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते में हमास ने 8 शर्तें रखी हैं। समझौते के तहत पहली शर्त है गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों में मानवीय सहायता के ट्रक और तेल टैंकर लेकर आएंगे। दूसरी शर्त है गाजा में इजरायली सैन्य वाहन बैन होंगे। तीसरी शर्त है इजरायल की सैन्य कार्रवाई बंद रहेगी। चौथी शर्त है सलाह अल दीन स्ट्रीट से उत्तर से दक्षिण तक आम लोगों की आवाजाही की गारंटी। और पांचवी शर्त है गाजा में कोई हमला नहीं और ना ही कोई गिरफ्तारी होगी। छठी शर्त है दक्षिण का एयर ट्रैफिक सस्पेंड किया जाएगा। सातवीं शर्त है समझौते के 4 दिन बीतते ही अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ाकू हमास के लड़ाके तैनात होंगे। ये हमास ने शर्त रखी है, ये सारी शर्तें हमास की हैं। लेकिन हमास ने जब शर्तें रखी हैं तो इजरायल ने हामी भर दी। हमास की एक एक शर्त के लिए तैयार होता चला गया और 4 दिनों का समझौता हो गया। लेकिन इसके पीछे इजरायल की एक बड़ी रणनीति है। इजरायल की इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। वो रणनीति भी आपको बताते हैं कि आखिर उसकी रणनीति, हमास, यहां पर इजरायल की रणनीति क्या है। हमास जितनी शर्तें रख रहा था इजरायल वो क्यों मानता चला गया, अब यही बात करते। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल वी के दत्ता हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल है डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ इस वक्त मोशे कांदलेकर हैं जो कि इजरायल की सेना में रह चुके हैं, इस वक्त इजरायल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वहीं से आपको बताएंगे कि बतौर इजरायली और बतौर एक पूर्व फौजी वो इस समझौते को कैसे देखते हैं। सीधे सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। मोशे सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सीधा सवाल, 4 दिन का समझौता कैसे देखता है एक पूर्व फौजी इजरायल का इसको? देखो, नमस्कार सब भारतीयों को हमारे इजरायल तरफ से। सबसे पहली बात, ये सीज फायर की जो आप बोल रहे हैं, नो गारंटी अबाउट दैट। हम विश्वास नहीं रखते हमास के ऊपर। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नो विश्वास ऑन हमास। ये मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ये होता हुआ है। हमास बोलता कुछ है और करता कुछ है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग कबूल करते हैं इसके लिए सीज फायर, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुआ है। ये जो डिक्लेरेशन है वो हमास ने किया हुआ है कल से सीज फायर, बट नेतन्याहू ने अभी तक उसको रिप्लाई दिया नहीं है। बट वो देगा। कब देगा? जब शाम को हमको लिस्ट आएगा वहां से और उसमें चेकिंग होगी, ये सब जिंदा है या तो मुर्दा भी दे सकता है। जब लिस्ट चेक होगा, सब सेटिस्फाई होंगे, बाद में नेतन्याहू उसको इशू करेगा। ओके, दैट इज द इशू फॉर दैट सीज फायर। बस ये सीज फायर के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये, हमास को हमको देना ही चाहिए। क्यों? हमारा तो नुकसान है इसके अंदर, बट हमारे लेकिन आपने एक बात कही, मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने कहा है हमास पे भरोसा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि हमास ये समझौता तोड़ भी सकता है? देखो, आज तक दुनिया में जब से हमास पैदा हुआ है उसने टेररिज्म का ही काम किया हुआ है। अभी तक उसके ऊपर किसी ने भरोसा किया नहीं है और कर भी नहीं सकते। लेकिन वजह यह है कि हमारे लिए एक बच्चा भी है ना, हमारे लिए बहुत जैसा दुनिया में है हमारे लिए। इसके लिए हम कबूल कर लेंगे, बाद में हम देख लेंगे हमास को। हम नहीं डरते, हमको भारी पड़ेगा बट वी विल। हम ऐसा नहीं कर सकते अभी। क्यों? हमारे आदमी उसके हाथ में है।
जब हमारे आदमी आ जाएंगे, सब हो जाएगा, बाद में हम सनवार को लटका देंगे वहां पे। बड़ी बात कह दी आपने। आप कह रहे हैं कि बस बंधक आ जाए फिर हम देख लेंगे हमास को। जनरल मेस्टन, सिर्फ बंधकों का इंतजार हो रहा है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या यह इजराइल की एक सोची समझी रणनीति है? बंधक आए और हमास गया। बिल्कुल, आपने एक वहां पर दिखाया हमास का डेथ वारंट है या इजराइल का हार। हाँ, ये इजराइल का डेथ वारंट है। डेथ वारंट शुरू हो गया था 7 अक्टूबर के हमले के बाद। हाँ, अब ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं ये डेथ वारंट है क्योंकि ये जो एक सीज फायर है ये ज़्यादा हमास को चाहिए थी और इजराइल को भी चाहिए थी। देखिए, लड़ाई में कई बार पॉजेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉज होता है, लॉजिस्टिक्स पॉज होता है, टैक्टिकल पॉज होता है। ये इजरायली सेना को एक पॉज चाहिए था और हमास को ज़्यादा चाहिए था क्योंकि वो चाहते हैं वो रीग्रुप वगैरह करके और वापस लड़ाई करे। आज की तारीख में लड़ाई का पलड़ा इजरायली सेना के साथ पूरा भारी है। कारण ये है कि नॉर्थ गाजा तकरीबन उनके टोटल कंट्रोल में है और अभी भी आपने दिखाया वहाँ पर फायरिंग चल रही है। तो एक चीज़ उसमें देखिए बहुत बड़ी अहम चीज़ आती है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया है कि इनके कितने कैजुअल्टीज हुए हैं हमास के। सारी कैजुअल्टीज बोलते हैं 13,000 पैलेस्टीन मर गए, उसमें ज़्यादातर तो ये होंगे ये हमास के फाइटर्स। ओके। क्या वो मर ही नहीं रहे? इजरायली सेना अगर घोषित करती है कि हमारे 70 फाइटर्स मरे हैं, ठीक है, तो उनके भी काफी मरे हैं। मतलब आप सर इस बार आगे आते हैं, अभी बहुत आराम से इस पर बात करेंगे। आज डिटेल्ड मेरे पास इसको लेकर रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक कमेंट जल्दी जल्दी सबका हो जाए। जनरल दत्ता, आपको भी लगता है कि ये हमास का डेथ वारंट है, बस एक बार बंधक आ जाएं, या आपको लगता है नहीं यहां पर इजराइल की भी यहां पर हार हुई है और इजराइल को झुकना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि डे 1 से 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने ये फैसला किया था कि हमास का खात्मा किया जाएगा, अपने बंधक छुड़ाए जाएंगे और उसको उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उन्होंने पूरा जो ऑपरेशन अपना चालू किया एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने किया। लगातार एयर का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, उनके कमांडर्स को मारा और जगह जगह पे जहाँ इनकी टनल थी उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया और उसको तबाह किया। साथ साथ में जहाँ जहाँ जो मस्जिद थे, स्कूल थे, जहाँ हॉस्पिटल थे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनको भी घेरा करके उनको अपने कब्जे में लिया, उनको सर्च किया और वहाँ से हमास का नामो निशान मिटाया। अभी भी जबालिया कैंप के ऊपर चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है, जो कि एक सबसे बड़ा कैंप था पैलेस्टाइन का। उसके अंदर ऑपरेशन चल रहा है, चारों तरफ से उसको घेर रखा अभी। और ये जो ऑपरेशन है ये चलते रहेंगे। जब भी दो मुल्कों के अंदर लड़ाई के दौरान सीज फायर होता है, दोनों मुल्क की सेनाएं कोशिश करती हैं कि हम कुछ हासिल कर लें। तो इजराइल जो है कल सुबह तक जितना मैक्सिमम अपने टारगेट उन्होंने अचीव करने वो करेंगे। उसके बाद में ये पता चलेगा होस्टेज जो छूट के आ रहे हैं। और अभी देखिए प्रूफ ऑफ लाइफ अभी हमारे इजराइल के वो जो आप कह रहे हैं इसका मतलब तो ये कि समझौता लागू होने से पहले जनरल दत्ता बहुत धुआंधार लड़ाई होगी। प्रूफ ऑफ लाइफ की हमारे जो 250 कैदी हैं या होस्टेज जिंदा है कि नहीं, पहले प्रूफ ऑफ लाइफ देगा, उसके बाद नेतन्याहू फैसला करेगा। दैट मींस राह इतनी आसान नहीं है एयर कमोडोर बहल, राह बिल्कुल आसान नहीं है इस समझौते की। ये बिल्कुल एक पतली सी लकीर पर टिका हुआ है और अगर दोनों तरफ से कुछ भी गलत हुआ, खासकर हमास की तरफ से, तो इजराइल और ज्यादा मजबूती से हमला कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इजराइल का एंड स्टेट क्या था? एंड स्टेट था बंधकों को छुड़ाना और दूसरा था हमास को खत्म करना। तो आपको और सबको क्या लगता है कि उनको हमास को नहीं पता ये कि अगर सारे बंधकों को छोड़ देंगे तो उसके बाद उनके ऊपर एक पूरे जोर के साथ अटैक किया जाएगा। तो इसलिए ये ऑपरेशनल पॉज जो ले रहे हैं अपने आप को और मजबूत करेगा हमास, और साथ में मिल जाएगा सिविलियंस के साथ और डिस्पर्स भी हो सकता है। तो ये मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि हमास कभी भी सारे बंधक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसने अपने लिए कोई रास्ता ना बना लिया हो। हमास सारे बंधक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास अपने लिए कोई रास्ता नहीं हो। देखिए, आज कितना बड़ा पैनल आपके साथ में है जो कितनी अच्छी बातें आपको बता रहा है। हर एक पॉइंट पर यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पर यहां पर इजराइल से लेकर इंडिया से लेकर इजराइल तक आपको एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस समझौते को कैसे देखें।